स्वागत है बच्चों फिर से आपके अपने E2E क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स गुरु अमित सर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है आज से माइनर पेपर वालों के लिए स्पेशली। हालांकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेजर फिजिक्स वालों के लिए भी काम आएगा, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग कौन से चैप्टर पर बात करने वाले हैं? तो जो पहला चैप्टर लेके हम लोग आ रहे हैं वो है इलास्टिसिटी। सारे सिलेबस पर हम लोगों ने बात कर चुका था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको देख लीजिए। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आ रहा है वो क्या है? इलास्टिसिटी। हमारा इस सेशन में सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होने वाला है, ये यानी कि विथ नोट्स हम लोग जो भी बात करेंगे वो नोट्स के साथ बात करेंगे। यानी कि आपको कहीं ज़्यादा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। आपके अपने E2E क्लासेस में आपको सभी चीज़ों की क्या बोलते हैं उपलब्ध करा दी जाएगी। बोले क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा मन में प्रश्न ये आता है कि सर इलास्टिसिटी होता क्या है? तो इलास्टिसिटी के बारे में आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, बट फिर भी अगर किसी बच्चे से ये मिस हो गया है तो हम लोग बात करते हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है। जैसे ही इलास्टिसिटी वर्ड आता है हमारे माइंड में तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो क्या आता है पता है? मिठाई वाला रबर। पक्का आपके माइंड में भी यही आएगा, लेकिन एक्चुअली वो जो आता है वो थोड़ा सा हमारा गलत आता है। एक्चुअली इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है तो बात को समझिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या करता है, अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, दोबारा से वापस आ जाता है अपने पुराने बिहेवियर पे, यानी कि पुराने स्ट्रक्चर पे, पुराने कॉन्फ़िगरेशन पे। कब? आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है जी? जो हम लोग बाहर से फोर्स लगाते हैं ना, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। और हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो उस स्ट्रक्चर में, उस बॉडी पे के कॉन्फ़िगरेशन पर लगता है इंटरनली, उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। बोलिए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या जा रहा है कि अगर वो जितना अपने आप को रीगेन कर लेगा उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। लेकिन अगर मिठाई वाला रबर का हम बात करें तो आपको पता होगा कि मिठाई वाला रबर को अगर एक बार हम घींच देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस से जल्दी नहीं आता है। एक बार अगर वो स्ट्रेच हो गया है तो कुछ ना कुछ उसमें इलोंगेशन हो जाता है, मतलब वो इलास्टिसिटी उसका खराब हुआ। क्योंकि इलास्टिसिटी में हम क्या बोले, रिगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल शेप को, बट वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ से अगर क्लास 11 पढ़े होंगे आप तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन ज्यादा अच्छा इलास्टिक होता है, स्टील या फिर रबर? तो बोलेंगे सर स्टील कैसे होगा? तो स्टील के बारे में बोला गया था कि ऐसा इलास्टिसिटी ही है जिसकी वजह से सारा का सारा बिल्डिंग्स है, पुल से सब उसी पर तो चला हुआ है। अगर आप किसी पुल पर कभी पार किए होंगे पैदल तो आप लोग को फील हुआ एक वाइब्रेशन। कोई अगर गाड़ी पार होता है तो वाइब्रेशन, एक्चुअली वो वाइब्रेशन क्या है? इलास्टिसिटी। अगर ये एक मान लीजिए एक रोड है, ये गाड़ी है, ये रोड, जैसे ये गाड़ी इस रोड पर आया, अगर यहाँ पे एक पिलर है और यहाँ एक पिलर है, बीच में कोई पिलर नहीं है, तो जैसे ये आता है तो ये अपने शेप में, अपने लेंथ में थोड़ा सा चेंज होता है, और ये जैसे बीच में आया तो ये थोड़ा सा एलोंगेट करेगा हल्का सा, और जैसे ये फिर वापस जाएगा तो ओरिजिनल शेप में आएगा। तो ये ऐसे गया फिर ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, तो ये जो वाइब्रेशन होता है ना, यही वाइब्रेशन हम लोग को पुल पर फील होता है। हावड़ा ब्रिज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हावड़ा ब्रिज में कहीं भी जाइएगा तो ये फील हमेशा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई बीच में पिलर नहीं दिया हुआ है, आप लोग को पता होगा। वो हैंगिंग ब्रिज है। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए हम लोग कुछ बेसिक टर्म समझना होगा। सबसे पहला क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में क्या बोला जा रहा है? स्ट्रेस, नाम से ही स्ट्रेस है, हम लोग बोलते हैं सर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस सिंपल से भाषा में बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन ये जो फोर्स होता है ये फोर्स इंटरनली फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? इंटरनली। हम लोग क्या बोले अभी डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस हो रहा है वो क्या है, कौन सा है? और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। तो बोलोगे सर कैसे? तो बात को समझिए। अगर कोई इंसान कोई आपको अगर धक्का दे रहा है तो वो अपने हिसाब से जब धक्का देता है तो बहुत फोर्स लगाता है, लेकिन सामने वाले इंसान पर इंटरनली फोर्स बहुत अलग लगता है। जैसे कि हम मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स हम पे लगाया जा रहा है, ठीक है, हम पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, और 5 न्यूटन फोर्स एक बच्चे पर लगाया जा रहा है। तो लगाने वाला इंसान तो वही अप्लाई कर रहा है, यानी कि अप्लाइड फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। बट मेरे अंदर फोर्स जो वो फील होगा वो, और जो बच्चा के अंदर जो फोर्स फील होगा, दोनों में अंतर होगा। तो बात समझ में आया? तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है, यानी कि यहाँ जो हम इंटरनल फोर्स का बात कर रहे हैं, ये हर बॉडी के लिए अलग अलग होगा, जबकि हम लोग अप्लाइड फोर्स तो दोनों के लिए सेम होगा। बात समझ में आया? तो पूरे इलास्टिसिटी में हम लोग क्या देखेंगे?
हम लोग जो भी बात करते हैं वो इंटरनली फोर्स के बारे में बात करते हैं, बट माना जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे इंटरनल फोर्स के बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, स्ट्रेन। अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई अगर एक बॉडी है, मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। अब इस रॉड पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए इस तरफ से फोर्स हम लोग एफ अप्लाई किए और इधर से भी फोर्स एफ अप्लाई किए, तो हमको पता है कि अब फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसके लेंथ में कुछ चेंज आ जाएगा, यानी कि इसका लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज करेगा यानी कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इसके शेप में, इसके साइज में कुछ चेंज आया और ओरिजिनल कुछ और था। तो इसी का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। क्या हो गया, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लीजिए टोटल हम चेंज ले रहे हैं डेल्टा एल और इसका टोटल लेंथ जो था वो कितना था, एल, तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब डेल्टा एल, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना था, एल। बोलिए बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब स्ट्रेस जो होता है, यानी सॉरी स्ट्रेन जो होता है, ये स्ट्रेन तीन तरह का होता है। ठीक है, तीन तरह का कैसा कैसा होगा, तो चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो अगला पेज में देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो तीन है वो है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और आगे आप लोग पढ़िएगा शियर स्ट्रेन। तो तीन तरह से कैसे क्या क्यों जरूरत पड़ रहा है भाई, तो सबसे पहला ये है कि अगर मेरे पास कोई एक मेरे पास फिक्स्ड बेस है और यहाँ पर एक मेरे पास रॉड लगा हुआ है, इस रॉड पर अगर हम फोर्स एफ लगाते हैं तो हमको पता था अगर इसका ओरिजिनल लेंथ एल था तो इसके चेंज में डेल्टा एल आ जाएगा, आएगा। और स्ट्रेन का मतलब हम लोग क्या बोले थे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज कितना आया है, डेल्टा एल, ओरिजिनल कितना था, एल, यानी कि डेल्टा एल बाई एल इज द को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बोलिए बात समझ में आया। अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला मेरे पास क्या है, इसको हम लोग इसलिए थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग पढ़े हैं। अगर आपको फिर भी इसका कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा सारा फैसिलिटीज। देखिए ध्यान दीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई फुटबॉल था। ठीक है, फुटबॉल में वॉल्यूम पहले मेरे पास कितना था, वी था, कितना था, वी। अब जैसे ही हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स कैसे फोर्स लगाएंगे, हम लोग तो हवा भरेंगे, लेकिन हवा भरने के दौरान क्या होगा, इस जगह पर यानी कि इस फुटबॉल पर इस तरह से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, चारों तरफ लगेगा। तो परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो कैसा स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। कैसा स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आया वो कितना आया, डेल्टा वी, वॉल्यूम बढ़ गया। ओरिजिनल कितना था, वी, तो यानी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज हुआ डेल्टा वी, ओरिजिनल था वी। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बोलिए क्लियर है। अगले बिंदु पर चला जाए, चलिए नेक्स्ट है मेरे पास शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या है, शियर स्ट्रेन को ध्यान से समझिएगा। शियर स्ट्रेन में हम लोग अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है और इस बॉडी का बेस जो है, इस बेस पर हम लोग इसके एक फेस को फिक्स कर दिए हैं। ये जो फेस है ना, ये फिक्स कर दिया गया है, अब ये मूव नहीं करने वाला है। बात समझ आया। यानी कि अगर मान लीजिए ये बेस है, इस बेस पर अगर इसको हम ये कर दिए, नीचे वाला इसको नीचे वाला जो एंड है, फेस है, उसको हम फिक्स कर दिए, अब इसको हम नहीं मूव होने देंगे और इसको हम यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, एफ टी टेंजेंशियल फोर्स, तो हमको पता है कि ये इस तरह से बेंट हो जाएगा, जो कि आपको इस तरह से दिख रहा होगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि पहले जो इसका लेंथ एल था, ये पूरा लेंथ एल था, स्क्वायर ले रहे हैं हम लोग, तो ये चेंज कितना हो रहा है, तो डेल्टा एल शिफ्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, रिलेटिव। क्यों रिलेटिव, क्योंकि पहले ये सेंटर पे था, लेकिन जैसे ही हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाए तो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेस कहाँ से हम देखेंगे, तो हम देखेंगे इस सेंटर से, यानी इस सेंटर से इतना चेंज हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, शियर स्ट्रेन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फेस टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड फेस। तो डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड बेस से कितना है, एल पे है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बाई एल, और अगर हम लोग यहाँ पे इस एंगल को अगर डेल थीटा लेंगे तो हमको पता है डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा, डेल थीटा हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया, बहुत सिंपल है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बारे में हम लोग को पता है। हुक्स लॉ क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, बहुत ही ईजी बात था। स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही होता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, कोई बड़ा बात नहीं है।
जितना ज़्यादा किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। सिंपल सा चीज़ है, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यहाँ नहीं कि हमको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो जैसे ही ये साइन हटा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के से लिखा जाता है। तो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। बोलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या देखें, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि स्ट्रेन जो होता है वो कितना तरह का होता है, 3 तरह का। तो यानी कि सर अगर स्ट्रेन 3 तरह का होता है, यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट जो हम बोल रहे हैं वो भी कितना तरह का होगा, 3 तरह का होगा। बोले बात समझ में आया, कितना तरह का, 3 तरह का। तो चलिए कौन कौन सा 3 तरह होगा, तो यहाँ पे हम लोग दिए हेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पहले भी आप लोग देखे हैं। यंग्स मॉडुलस में सिंपल सा बात है, पहला हम लोग कौन सा पढ़े थे स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखिए आपको लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई के आधार पर जब चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो फोर्स अप्लाई किए, डेल्टा एल चेंज हुआ, एल लेंथ ओरिजिनल था, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उतना हम नहीं भी पढ़े तो यहाँ से आपको सब चीज दिख जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। और फिर यहाँ से ये साइन हटा तो कांस्टेंट आया, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट बराबर क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट को हम लोग स्पेशल नाम दिए हैं, दैट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, वाई से। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल। बोलिए कोई दिक्कत, क्लियर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगला बिंदु है हमारा यानी नेक्स्ट पॉइंट, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसा कि अभी हम लोग देखें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के वजह से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ, तो अगला हम लोग उसके बाद क्या देखे थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूम में चेंज आया था। तो वॉल्यूम में अगर चेंज आता है तो उसके वजह से जो इलास्टिक कांस्टेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। वहां पे हम आपको बोले थे कि वहां जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल स्ट्रेस लगता है। नॉर्मल कैसे लगता है, क्यों लगता है, तो देखिए ये जो रहेगा स्ट्रेस वो चारों तरफ से नॉर्मल रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा। तो दैट्स व्हाट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट को यहाँ से लिखेंगे किससे, के से। कभी कभी इसको हम लोग बीटा से भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डिफाइन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय बीटा, तो तुमको बीटा से ही आप लोगों को काम करना होगा, हो जाएगा। चलिए, तो यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट की जगह कौन आ गया, के, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है, स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया दैट इज पी, फोर्स बाय एरिया दैट इज पी, और फिर वही हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास, चलिए जी, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब बचा क्या मेरे पास, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, अब थर्ड क्या बचा है, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में हम क्या बोले थे, एक फेस को फिक्स करना है, बाकी हम लोग को टेंजेंशियल फोर्स लगाना है। तो देखिए हुआ, कोई दिक्कत। तो यानी कि यहां से क्या हो रहा है, देखिए विद इन इलास्टिक लिमिट टेंजेंशियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, अब हम लोग शियर स्ट्रेन पहले पढ़ चुके हैं, तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, रिजिडिटी मॉडुलस को हम लोग डिनोट करते हैं एटा से। किससे डिनोट करते हैं, एटा से। तो एटा इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस इज स्ट्रेस, बार बार बोल रहे हैं आपको, स्ट्रेस तो स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस के लिए हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पी से, और शियर स्ट्रेन को हम लोग डेल थीटा से, या फिर यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं पी बाई डेल्टा एल अपॉन एल, दोनों सेम चीज है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि हुक्स लॉ जो बताया हमको, क्या बताया, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और यहाँ पे हम स्ट्रेन पढ़े थे 3 तरह का, तो 3 तरह का स्ट्रेन के हिसाब से 3 तरह का इलास्टिक कांस्टेंट हम लोग पढ़ लिए। कितना तरह का, 3 तरह का। बट इसके अलावा एक और इलास्टिक कांस्टेंट होता है, नाम सुने ही होंगे उसका, और वो है जहर का रेशियो, मतलब पॉइजन रेशियो। जहर खाने का मतलब पॉइजन, ये वो वाला नहीं है पॉइजन, एक साइंटिस्ट है उनका नाम था पॉइजन, इसलिए पढ़ा है। तो ध्यान दीजिए, पॉइजन रेशियो में सिंपल सा बात है, अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, आपको बार बार दिख रहा होगा, एक हम लोग नॉर्मल कोई भी अगर मेरे पास एक
रॉड ले रहे थे तो रॉड में हम फोर्स लगा रहे थे एफ फोर्स, ठीक है, और इसके लेंथ में क्या हो रहा था, फिर चेंज आ रहा था, ये मान लेते हैं डेल्टा एल चेंज आया था, और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना लेते हैं हम एल, ठीक है। बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर, मान लीजिए इसी चीज़ को अगर हम खींचेंगे लंबा, तो लंबाई तो चेंज होगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ जो इसका था वो तो चेंज होगा, इंक्रीज करेगा, बट ये पतला भी तो होगा, मतलब वहां पे लेटरल चेंज भी आएगा। बात समझ में आया? लंबाई के आधार पर चेंज होना, लॉन्गिट्यूडनल एंड डायमीटर के अलोंग चेंज होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल। तो बात को समझिए, एक अगर मेरे पास एक रॉड है एल लेंथ का, और इसके अगर हम इस पर फोर्स लगा दें, इसका लेंथ चेंज होकर कितना हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल। डायमीटर अगर हमारे पास मान लेते हैं डी है, तो डायमीटर अब लंबा खींचने के बाद क्या होगा, डायमीटर कम होगा, तो क्या हो गया, डेल्टा डी। तो अब यहाँ पे पॉइजन रेशियो, सिंपल सा बात क्या बोला जा रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब हम लोग क्या बोले हैं, चेंज इन कन्फिग्रेशन टू द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या हो रहा है, हम आपको बोले डायमीटर के अलोंग, तो चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा डी, ओरिजिनल कितना था, डी, ये हो गया मेरे पास लेटरल स्ट्रेन, तो देखिए डेल्टा डी बाई डी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लंबाई में चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा एल, ओरिजिनल कितना था एल, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज कर दिए, तो मेरे पास आ गया सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डेल्टा एल इंटू एल अपॉन डी। बोलिए कोई दिक्कत? तो यानी कि हम लोग यहाँ से देखें चार तरह का इलास्टिक कांस्टेंट, एक हम लोग पढ़े यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट वाई, दूसरा हम लोग पढ़े बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज के, फिर हम लोग पढ़े रिजिडिटी मॉडुलस एटा, और अभी हम लोग पढ़े सिग्मा। ये चार इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े, लेकिन मेन जो आपका काम है ये चारों के बीच का है रिलेशन। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट में चलेंगे, हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो चला जाए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पर। अब देखिए, जो जैसा कि हम बोले आपको कि चार इलास्टिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस यानी कि एटा, शियर मॉडुलस, सॉरी यंग्स मॉडुलस वाई, शियर मॉडुलस एटा, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशियो सिग्मा, चार मेरे पास इलास्टिक कांस्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आता है, जैसा कि हम आपको लास्ट लेक्चर में बोल चुके हैं, कितना नंबर में, 15 नंबर में, या सॉरी 15 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा स्पेशल। यहाँ पे चार मेरे पास फॉर्मूला आता है, एक y इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, सेकेंड वन y इज इक्वल्स टू 2 एटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, थर्ड सिग्मा इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2 एटा बाई 6k प्लस 2 एटा, एंड फोर्थ वन इज y इज इक्वल्स टू सिग्मा एटा के बाई 3k प्लस एटा। इसी का एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको हम लोग आगे चल के कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेमेस्टर 1 में है, इंटरनल में आपको देना है, इंटरनल में आपका ये दोनों क्वेश्चन आता है, पूरा नहीं आता है, कंप्लीट नहीं आता है, या दोनों में से कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा प्रूव कीजिए, या फिर बोला जाएगा कि राइट एक्सप्रेशन बिटवीन, या फिर फाइंड रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। तो ये आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, तो ये करना होगा आपको। इंटरनल में इतना ही है, एक्सटर्नल में यहां तक कम से कम आएगा, और अगर मन किया बनाने वाला का क्वेश्चन तो ये भी दे दिया जाएगा। तो यहां तक हम लोग का आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा चीज है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक हम लोग को क्यूब लेना होगा। इस क्यूब में हम लोग क्या किए, हम इसका लेंथ जो है वो एल है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट अ क्यूब हैविंग आर्म्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, नाउ एक्सटेंशन फोर्स P इज अप्लाइड ऑन ईच फेसेस। हर एक फेस पे हम लोग P अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसको भी इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, इसको भी, और ये पीछे की तरफ भी, और इसका एक फेस जो है वो आगे की तरफ भी। यानी कि जब हर तरफ से क्या लग रहा है, P लग रहा है। देखिए यही लिखा हुआ है ना, एक्सटेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन ईच फेसेस, हर एक फेस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दीजिए, y जो है ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम आप लोग को बोले थे शुरू में कि आपको प्रॉपर नोट्स के साथ मिलेगा। जब आपको एग्जाम में लिख के आना है तो एकदम इसी तरीका से लिख के आना है, बिना ज्यादा बुद्धि लगाए। इसीलिए हम आपको ये दोबारा चीज लिख रहे हैं, तो बार बार हम लोग को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम क्या बोले, चूंकि हम एक्सटेंशन लगा रहे हैं, कैसा फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटेंशन, मतलब खींच रहे हैं, और लंबाई के आधार पर अगर खींचेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, और जहां लॉन्गिट्यूडनल होगा वहां पे यंग्स मॉड्यूलस आएगा। समझ में आया? तो देखिए
यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लग जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को किससे लिखेंगे, P से, तो P बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम स्ट्रेन को साइड कर ले तो ये इक्वल टू हो जाएगा P बटा Y। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है मतलब लंबाई के आधार पर चेंज हो रहा है, तो हमको पता है कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इट इज इक्वल टू द इंक्रीज ऑफ आर्म ड्यू टू एक्सटेंशन फोर्स। एक्सटेंशन फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब हमको पता है कि अगर एक पर हम फिस्ट लगा रहे हैं, एक इंक्रीज कर रहे हैं, तो बाकी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि लेटरल स्ट्रेन रहेगा। तो लेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन यहां से निकाल लीजिएगा आप लोग, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे इस वाले केस में, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था मेरे पास, P बाई वाई। तो यानी कि इसी तरह से यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन P बाई वाई। तो लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू P अपॉन वाई। अब लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होगा। अब बात को ध्यान दीजिए, अगर हम अभी किसी एक फेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो एक को अगर हम खींच रहे हैं तो बाकी दो जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ध्यान दीजिए, तो एक्स अगर हम निकाल रहे हैं इंक्रीज ऑफ आर्म अलोंग एक्स एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग, तो एक में तो क्या हो रहा है, केवल लंबाई बढ़ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए हम लोग निकाले हैं P बाई वाई, देखिए यहाँ पे, यहाँ से है। और बाकी वाले में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा, मतलब लेटरल चेंज होगा। तो लेटरल चेंज भी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, सिग्मा इंटू P बाई वाई। एंड लेटरल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में पाया जाता है। तो देखिए माइनस एंड माइनस, क्योंकि एक में बढ़ रहा है बाकी दो में घट रहा है, तो माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम P बाई वाई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। ये हम लोग एक्स एक्सिस के निकाले। सिमिलरली अब हम निकाले अगर वाई एक्सिस के अलाउंग, तो वाई एक्सिस के लिए भी वही होगा। वाई एक्सिस में हम एक्सटेंशन करेंगे एक्स और जेड में, मेरा क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली फिर जेड में भी हो जाएगा। तो अब हम अगर मान लेते हैं कि पहले उसका जो आर्म था उसका लेंथ जो था वो कितना था, 1 यूनिट था, तो पहले हम क्या बोल रहे थे 1 यूनिट है, और अभी हम क्या बोल रहे हैं, नेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो पहले अगर 1 था और अभी मेरे पास कितना बढ़ रहा है, तो अभी मेरे पास बढ़ रहा है P बाई वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, तो 1 प्लस दिस, तो नया मेरे पास आर्म होगा। तो देखिए न्यू आर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस दिस, वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, A क्यूब। तो मेरे पास ये तो पूरा का पूरा फेस एक साइड था, इसका हम क्यूब निकाल देंगे, क्यूब निकालें। अब यहाँ पर एक यूज हो रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो पावर जो 3 होता है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो फॉर्मूला हो गया मेरे पास फाइनल क्या हो गया, न्यू वॉल्यूम 1 प्लस 3P बाई वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब मेरे पास ये जो आया क्या आया, चेंज इन वॉल्यूम आया, सॉरी वॉल्यूम क्यूब आया नया, मतलब अभी जो आया मेरे पास नया वॉल्यूम आया। पहले हम किसका, इसका लेंथ कितना माने 1 यूनिट, अब इसका 1 प्लस समथिंग है, तो पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 का क्यूब मतलब 1, और अभी क्या होगा 1 प्लस दिस का क्यूब। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास आया था नया वॉल्यूम और पहले का कितना था 1 का क्यूब यानी कि 1, तो हम इस दोनों को ये किए तो आंसर आ गया मेरे पास ये। अब जहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है वहां पर क्या आता है, बोलिए जल्दी से, बल्क मॉड्यूलस। तो ध्यान दीजिए अगला मेरे पास क्या आ जाएगा, बल्क मॉड्यूलस। देखिए बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो बल्क मॉड्यूलस क्या हो गया मेरे पास, K इज इक्वल टू P बाई 3P बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। P और P कैंसिल हुआ, y ऊपर जाएगा तो K इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें हम, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये इक्वेशन नंबर A है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको यहाँ तक लिख के आना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले इक्वेशन पर। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 एटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। हम आपको बोले थे इंटरनल के लिए 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पहला इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं, दूसरा इक्वेशन पर हम लोग आ रहे हैं। एक्सटर्नल के लिए पूरा का पूरा ये आपको इंपॉर्टेंट हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, नाउ एक्सटेंशन P इज अप्लाइड ऑन एक्स एक्सिस एंड कंप्रेशन P अलोंग वाई एक्सिस। नेक्स्ट लास्ट वाले हम लोग केस में क्या देखें कि एक एक्सिस के अलोंग हम लोग एक्सटेंशन कर रहे थे, बाकी दो में हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, लेटरल स्ट्रेन अप्लाई हो जा रहा था, ठीक है। बट इस केस में हम लोग बोल दिए हैं साफ साफ कि हम लोग एक एक्सिस में ही हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन लगा रहे हैं, दूसरे में हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं, यानी कि लेटरल तो हो ही रहा है, साथ में हम लोग कंप्रेस भी कर रहे हैं, एंड देयर इज नो फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, जेड में हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग पहले वाले केस में अगर याद होगा तो वहां क्या थे, पी बाई वाई माइनस सिग्मा इंटू पी बाई वाई माइनस सिग्मा इंटू पी बाई वाई, यही था हम लोग का। तो ध्यान दीजिए ये लेटरल हो रहा था, तो लेटरल के लिए सिग्मा देखो पी बाई वाई एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या था, ये माइनस था, माइनस क्यों था, क्योंकि वो लेटरल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉम्प्रेस भी कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस प्लस, तो देखिए प्लस सिग्मा पी बाई वाई, बट देयर इज नो फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि ये जो है इस बार किसके बराबर है, ये हो रहा है 0 के बराबर, तो यानी कि इसलिए इसको हम लोग नोट नहीं किए हैं। अब वाई एक्सिस में जाएंगे तो वाई में भी सेम होगा, बट जेड में कुछ नहीं होगा क्योंकि वहां तो कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हुआ है। बोलिए क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यानी कि हम लोग देख रहे हैं 2 पर काम कर रहे हैं, 1 पर काम नहीं हो रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग न्यू आर में अगर बात करें यानी कि शेप का, तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ई जेड यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे थे क्योंकि 0 है, तो ई एक्स एंड ई वाई को हम लोग ऐड कर दिए तो मेरे पास ये आ गया। अब ध्यान दीजिए शेप में चेंज हुआ है, और जब हमको पता है यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि एक फेस को हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब एक फेस को हम फिक्स कर दिए, बाकी 2 में काम हो रहा है। तो वैसे केस में क्या होता था, रिजिडिटी मॉड्यूलस, तो रिजिडिटी मॉड्यूलस क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना होता है पी, स्ट्रेन यानी कि चेंज, चेंज कितना हो रहा है 2p बाई वाई इंटू 1 प्लस सिग्मा, पुट कर दिया गया, p और p कैंसल, तो नेक्स्ट वाले में मेरे पास क्या आ गया, तो देखिए एटा इज इक्वल्स टू वाई बाई 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो y इज इक्वल्स टू 2 एटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, यही तो है मेरे पास इंपॉर्टेंट सेकेंड वाला। यहाँ तक मेरा कंप्लीट। अब तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरा में क्या है मेरे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले वाले केस में देखे थे कि y इज इक्वल्स टू आया था मेरे पास 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, और अभी मेरे पास दूसरा केस आया है y इज इक्वल्स टू 2 एटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, तो यानी कि ये y इज इक्वल्स टू, ये भी y इज इक्वल्स टू, यानी कि दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और बी से क्या हुआ, दिस इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई किए, तो 3k इंटू 1 3k इंटू माइनस 2 सिग्मा, तो 3 इंटू 2 6, फिर k एंड सिग्मा, सिमिलरली 2 एटा एंड 2 एटा सिग्मा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसको इधर ले लिए और इसको उधर किए हैं हम लोग, तो देखिए 2 एटा इधर आया, प्लस में था तो माइनस में, माइनस 6 के एटा उधर गया तो प्लस में। अब यहाँ पे जैसे था वैसे ही, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो यहाँ देखिए सिग्मा और सिग्मा कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच क्या रहा है 6 के, और यहाँ क्या बच रहा है 2 एटा, तो यानी कि हम लोग यहाँ से अगर सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2 एटा, और यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस इधर जाएगा, यानी कि ये आ गया मेरे पास तीसरा इक्वेशन, यानी कि दिस। बहुत इजी है, समझ में आराम से आ रहा है। अगले पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरे पास है फोर्थ इक्वेशन, देखिए y इज इक्वल्स टू 9 एटा के डिवाइडेड बाई 3k प्लस एटा, या फिर कभी कभी इसके जगह पर ये वाला इक्वेशन भी पूछ लिया जाता है, तो इसका 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से आया ये। तो सबसे पहला y इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 सिग्मा, इक्वेशन नंबर ए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बाई 3k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सिग्मा। अब इक्वेशन बी से हमको पता है y इज इक्वल्स टू 2 एटा 1 प्लस सिग्मा, तो यहाँ से हम अगर y बाई एटा कर दे तो इज इक्वल्स टू बचेगा क्या हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। अब हम लोग इक्वेशन p और इक्वेशन q को, मतलब ये दोनों को हम लोग ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो y बाई 3k प्लस y बाई एटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सिग्मा प्लस 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस 2 सिग्मा और यहाँ पे प्लस 2 इंटू सिग्मा, तो माइनस 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा खत्म, तो यहाँ क्या बच रहा है प्लस 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 यानी कि 3, तो y बाई 3k प्लस y बाई एटा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लें और इधर भेज दें क्रॉस में तो क्या आ जाएगा 3 बाई वाई, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन माना जाता है। बट फिर भी अगर इसी का एक और फॉर्म दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिए सिंपल सा चीज़ है, इसको एलसीएम कर दीजिए, तो 3k इंटू एटा, एटा एक बार इधर ये क्रॉस जाएगा और ये इधर जाएगा, तो बस यही हुआ। अब 3k एटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 9 एटा के, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू होगा तो ये y इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो y इज इक्वल्स टू ये इधर गया तो 9 एटा के और डिवाइडेड बाई ये नीचे आया तो 3k प्लस एटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक बचा हुआ जो कि आपके 15 मार्क्स में आता है, पता ही है कौन सा, उसी पर आने वाले हैं। अगर नहीं पता है तो बार बार बोल रहे हैं हम, एक बार जरूर देखिए जाकर के सिलेबस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आई बटन में भी आ रहा है, उसको जरूर देखिए ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। धन्यवाद।